हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परिधि क्लासेस 4169 में। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। बहुत पहले आपको सूचना दे दी गई थी। ये वीडियो हम डालेंगे। अब फिजिक्स का भी मैथ का वीडियो पढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है वो प्रकाश का परावर्तन है। फिजिक्स में आपको कॉपी और पेन लेके बैठना होगा, क्योंकि डिफिनीशन ज़्यादा से ज़्यादा हम बताएंगे, कुछ लिखेंगे तो आपको जो बताएंगे आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जो स्वयं नहीं दिखता है लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है हमारी। तो प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश के बहुत गुण होते हैं। न्यूटन ने कुछ अलग इसके गुण बताए हैं और हाइगेंस ने कुछ अलग गुण बताए हैं। प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। तो कणों के रूप में उसके जो गुण होते हैं वो है परावर्तन और अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सब इसके कणों के रूप के गुण हैं। और प्रकाश जब तरंगों के रूप में चलता है, जब तरंग, उसको मानते हैं तरंग भी है प्रकाश, चुंबकीय विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश। तो उसमें विवर्तन आता है, व्यतिकरण आता है, ध्रुवण आता है। ये सब प्रकाश के गुण हैं जो आपको 12 में पढ़ाए जाएंगे, क्लास 12th में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ बस परावर्तन और अपवर्तन है। तो प्रकाश आप कॉपी में लिखिएगा। प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को दृश्यमान करने में सहायता करता है। और प्रकाश के बाद जो उसका नंबर 2 पे हमको पढ़ना है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, सवाल में दो चीजें पूछता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन अगर आपको पूछेगा तो बस आप इतना लिखेंगे, पर जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नियम आगे बताएंगे भी। तो कैसे होता है ये, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है और इस दर्पण पर प्रकाश, ये दर्पण हो गया, ऐसे दर्पण है ये, सपोज ये M1 M2 दर्पण मान लेते हैं। तो प्रकाश किरण जब आई और इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब, और प्रकाश फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। एक माध्यम, ये ऊपर वाला माध्यम है एक, जैसे वायु में आया, वायु में चला गया और यहाँ चला गया ये वापस। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, प्रकाश किरण दिखाते हैं, किरण के रूप में चलता है, आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जहां किरण ये आपतित होती है दर्पण के जिस बिंदु पर, उसको यह बिंदु है, मान लीजिए ए हो गया, यहां से ए भी एक किरण है और बी सी जो है वो परावर्तित किरण है। तो जिस बिंदु पर पड़ी ये बी जो होगा, ये बी को बोलते हैं, बी को बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये बी है आपतन बिंदु। और इसको एक सीधी रेखा होगी, इसको कहते हैं अभिलंब।
ये हमारा अभिलंब हो गया। अभिलंब, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आई, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण का कोण बनता है उसको कहते हैं आर। तो आई को कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब जैसे परावर्तन, परावर्तन के बाद परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम है, पहला नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि प्रकाश की किरण में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तल इनका नहीं बदलता। जैसे ये ब्लैक बोर्ड इनका तल है, तो यहां से किरण आई इसी तल में वापस हो गई, इनका तल नहीं बदलता है। जैसे एक तल इधर होगा, इधर किरण नहीं आएगी, ये तल है तो यहां किरण नहीं आएगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, इनका ये पहला नियम है। आपतित किरण लिख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो नियम हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतित किरण का जो कोण बनता है अभिलंब के साथ, आई आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण के साथ अभिलंब का कोण बनता है आर, आप परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं, और ये हो गया इसका दूसरा नियम। तो पहला नियम और दूसरा नियम आप लिख लीजिए। अब देखिए, इस पर आपको दर्पण, आगे जो दर्पण पढ़ेंगे उस दर्पण का अध्ययन करना है। जैसे परावर्तन पर ये अभी दर्पण दिखाया, आपके दर्पण होता है, दर्पण से ही परावर्तन संभव होता है। तो तीन प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण तो एक प्रकार का अलग दर्पण है। समतल और अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल दर्पण ये गोली दर्पण में आते हैं। तो समतल दर्पण पहले आप समझिए समतल दर्पण क्या होता है। ये हो गया आपका परावर्तन। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का, जैसे दर्पण जब बनाते हैं तो एक भाग को हम पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वो परावर्तक तल होता है। एक तल जो रंगा होता है कलई जिसको कर देते हैं, और दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है, जहां से किरण आती है और परावर्तित होती है। समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस ऊपर वाला जो पृष्ठ हो गया, ये समतल होता है। इसकी विशेषता है समतल दर्पण की, परावर्तक जो पृष्ठ होगा जहां से किरण आके परावर्तित होगी, यहां से किरण आई और परावर्तित हो गई, तो जो ऊपर वाला तल है उसको कहेंगे ये परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है, जहां से किरण आके वापस जा रही है। तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। दूसरा, समतल दर्पण में इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। जैसे नंबर 1 लिखें तो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है। दूसरा करेंगे इंपॉर्टेंट ये कि फोकस इसका अनंत होता है, फोकस दूरी अनंत होता है इसका। समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, फोकस जो होता है अनंत होता है, फोकस अनंत होता है। समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और फोकस इसका अनंत होता है। तीसरा है कि इस पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। से प्रतिबिंब, अभी कभी क्या पूछता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब जैसे किसी वस्तु का एक छाया प्रति हमको दिखाई देती है, एक वस्तु का जो एक इमेज बनती है वो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब जैसे जो वस्तु है, वस्तु का एक दूसरा रूप, जैसे हम खड़े हैं तो हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा जो रूप सामने दिखाई दे रहा है वो हमारा प्रतिबिंब है। वो प्रकाश से ही संभव होता है और प्रकाश के परावर्तन से संभव होता है। वो दो प्रकार का होता है, एक प्रतिबिंब कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, दूसरे को वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम पर्दे पर सीधे सीधे उतार सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। हम सामने खड़े हैं तो आभासी प्रतिबिंब बना, हम हट गए तो प्रतिबिंब भी हट गया। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो अपने आप बन जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अपने आप बन जाता है। आभासी को अगर हम बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब को दिखाते हैं अगर, तो हमको कुछ रेखाएं अपने से बनानी पड़ती हैं। तो वो दिखाते हैं कि ये रेखा निकल गई तो हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाए तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ये आभासी प्रतिबिंब बना। तो आभासी प्रतिबिंब इस तरीके बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी को हम नहीं उतार सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को हम जब देखते हैं उसका एक गुण और होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये हमारा नियम हो गया प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब के बारे में लिख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के आप उसको चाहें तो उसको लिख लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और चौथा पॉइंट समतल दर्पण का है कि जितनी दूरी पर हम खड़े हैं, जितनी दूरी पर बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब होता है वस्तु, जितनी दूरी पर बिंब है उतने दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। पीछे बनता है प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है और ये सीधा बनता है। आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। जितने दूरी पर हम खड़े हैं दर्पण के सामने, जितने दूरी पर हम खड़े हैं प्रतिबिंब भी उतने पीछे दूरी पर बनेगा समतल दर्पण पर। एक बात और है कि अगर हमको किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हम जितनी हाइट है, जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, जितनी उसकी हाइट है उस हाइट के कम से कम आधे भाग का, जैसे अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो कम से कम 3 फीट का दर्पण, समतल दर्पण होना चाहिए, तब उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। कम से कम 3 फीट का दर्पण, मतलब जो हाइट है, जिस हाइट को आप देखना चाहते हैं उस हाइट के आधे के बराबर अगर दर्पण है तब उसकी पूरी हाइट दर्पण में दिखाई देगी। ये समतल दर्पण के फोकस इसका अनंत होता है और समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। यहाँ आभासी बिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है। जितने दूरी पर हम बिंब या वस्तु है उतने ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, और किसी वस्तु के आधे के बराबर, उस आधे हाइट के बराबर या आधे लंबाई के बराबर दर्पण है तो उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये तो पूरा हो गया आपका समतल दर्पण। इसको लिख लीजिएगा आप समतल दर्पण के बारे में। दूसरा जो दर्पण है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे एक बॉल ले लीजिए, गेंद, और उसको बीच से काट दीजिए, तो जो बीच से कटने के बाद, जैसे मान लीजिए इस तरीके दिखा रहे हैं, ये एक बॉल है और इस बॉल को बीच से काट दीजिए तो इस तरीके दिखाई देगा। ऐसा एक पार्ट इधर हो जाएगा और एक पार्ट ऐसे अलग इधर हो जाएगा। इधर बना दे रहे हैं, एक पार्ट ऐसे अलग हो गया इधर और एक पार्ट अलग हो गया इधर। तो अगर हम इस वाले पार्ट पर कलई कर दें, इस वाले पार्ट पर कलई कर दें, एक प्रतिबिंब एक दर्पण बन जाएगा, और इस अंदर वाले पार्ट पर कलई कर दें, एक दर्पण बन जाएगा। यहाँ पे गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। एक गोला है, गोली को हम बीच से काट दिए हैं, इस तरीके के दो भागों में अलग हो गया। अगर हम बाहर वाले पर कलई कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं, तो जो दर्पण बनता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और अगर अंदर वाले भाग को कलई किए हैं, बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, इसलिए इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं।
और अगर हम पेंट कर दिए हैं उभरे हुए भाग पर, और जो दबा हुआ भाग है वो है परावर्तक पृष्ठ। उभरे भाग पर पेंट है, दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे तो अवतल दर्पण है। अगर दबे हुए भाग पर हम पेंट किए हैं, उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ है, मतलब यहां से किरण आएगी और फिर रिटर्न आएगी, और यहां किरण ऐसे आएगी तो रिटर्न आएगी, तो इस वाले को कहेंगे उत्तल दर्पण, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ गए, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। जो परिभाषा हम बताए हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ अगर दबा हुआ होता है तो वो होता है अवतल दर्पण, अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तो वो होता है उत्तल दर्पण। अब कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए जैसे ये है हमारा, ये है एक पर बता रहे हैं, दोनों पर सेम ही होता है। ये हमारा हो गया, ये हो गया उत्तल अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। यहां बीच से एक रेखा खींचे, इसके बीच से, इसका नाम देंगे M1 और M2 है, बीच का इस भाग को हम P नाम दे देंगे। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ का यह मध्य, यह परावर्तक पृष्ठ, या लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, पहली बात, परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। तो यहां जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो मध्य भाग है ये ध्रुव है। दूसरी बात, जो गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, तो गोला होगा तो गोले की त्रिज्या होगी, उसका एक केंद्र होगा। तो परावर्तक पृष्ठ को हम जिस गोले से काटे हैं, जिस गोले का यह भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या रही होगी वही इस दर्पण की त्रिज्या होती है। तो जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को इसकी त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इसको चेंज करके क्या नाम देते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए इसको C मान लेते हैं, यहां से यहां की दूरी R है, वक्रता त्रिज्या। और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। जो गोले का केंद्र रहा होगा, जिससे इसको काटे हैं, जो गोले का केंद्र रहा होगा, तो जो उसका केंद्र रहा होगा गोले का, वही इसका भी केंद्र है। अब लेकिन नाम अलग है, इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव समझ गए, परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, और जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या यहां नाम ले लेंगे, और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होती हुई एक रेखा जो ध्रुव को मिलाती है, वक्रता केंद्र से होती हुई एक रेखा जो ध्रुव को मिलाती है, नोट कर लीजिए, वक्रता केंद्र से होती हुई एक रेखा जो ध्रुव को मिलाती है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। और इस गोले के व्यास को, इस गोले के जो भाग उसके व्यास को बोलते हैं द्वारक। दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को बोलते हैं द्वारक। तो आप क्या क्या समझ गए? ध्रुव समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, द्वारक समझ गए। और समझिए कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब जैसे जिस दिशा में ये उसी दिशा में है, दोनों के बीच का कोण 0 है, मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं, समांतर रेखा मतलब वो रेखाएं जो कहीं नहीं काटती हो, जिनके बीच का कोण 0 हो। तो जब कोई रेखा, कोई किरण, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, फिर से सुनिए, जब कोई रेखा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। फोकस कहते हैं, इसको F से डिनोट करते हैं। और ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी F से डिनोट करते हैं इसको। तो फिर समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जब उसका परावर्तन होता है तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस।
और ध्रुव से इसकी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से इसकी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो किरण कैसे चलती है देख लीजिए। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। एक किरण अगर समांतर चलेगी मुख्य अक्ष के, यह मुख्य अक्ष है, मान लीजिए मुख्य अक्ष है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह जिस बिंदु पर मिलती है आके मुख्य अक्ष के, उसको कहते हैं फोकस। एक तो किरण ऐसे होगी। दूसरा इस तरीके होता है कि कोई किरण अगर मुख्य फोकस से ही होकर गुजरे, कोई किरण मुख्य फोकस से ही होकर गुजरे, तो वह जब उसका परावर्तन होगा तो वह परावर्तन करके मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। दो किरणें समझ गए आप। जैसे ये किरण होगी, जिसे डबल एरो से दिखा रहे हैं इसको। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस कहते हैं, तो फोकस से होकर जाती है। कोई किरण अगर फोकस से ही होकर जाती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर कोई किरण, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु जिसको हम वक्रता केंद्र मानते हैं, तो वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है अगर, तो फिर वही सीधे मार्ग, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, इसका परावर्तन नहीं होता। अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग से सीधे वापस आ जाती है। तो तीन चीजें समझे आप। पहला, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई किरण मुख्य फोकस से ही होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधे उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यह चीजें आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे फिर हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में हम बताएंगे 6 स्थितियां, उत्तल दर्पण में हम बताएंगे 2 स्थितियां। जैसे ये उत्तल दर्पण हमारा है, उत्तल दर्पण में भी सेम चीजें होती हैं। यहाँ पर मुख्य, इसका ध्रुव हो गया और यह मुख्य अक्ष हो गया लाइन यहाँ पर। अब इसका जो वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, यह वक्रता केंद्र, और इसी को कहेंगे वक्रता, इसकी दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ये हमारा ध्रुव हो गया, क्योंकि इसका भाग इधर खुला हुआ है तो केंद्र भी इधर हम मानेंगे, और ये वक्रता त्रिज्या हो गया। कोई किरण ऐसे आती है तो फिर इस किरण को हम क्या करते हैं, यह किरण ऐसे आती है फिर ऐसे रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब ऐसे आभासी बनता है तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाती है, तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। आपको पहले बताए हैं आभासी में हमको कुछ करना पड़ता है, हम कुछ किरण को आगे पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर ये बढ़ा के मिलेगी वही होता है इसका फोकस। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण का। और एक किरण अगर फोकस से ही चले, ऐसा चल रही है कि वो फोकस से, हमको लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है, ऐसे यहाँ पे ऐसे जा रही है फोकस से, तो क्या करेंगे, ये इसे आई और अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस दिखाएगा। तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल जाएगी। तो कोई किरण ऐसी आ रही है जिसको हम, जो दिख रही है कि वह फोकस पे जाके मिलेगी, लेकिन इधर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि इधर तो पेंट हुआ है, तो वह इधर जाके मुड़ जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दिखेगी कि फोकस से आ रही है। और कोई किरण गोलकता केंद्र से होकर हमको दिख रहा है कि जा रही है, फिर उसी मार्ग से वो वापस लौट जाती है। तो ये उत्तल दर्पण भी वही सेम कंडीशन होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 स्थितियां हम बताएंगे आपको। यहाँ के प्रतिबिंब जो बनता है उसकी हम 2 स्थितियां आपको बताएंगे, उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। तो आज पर यहीं पर वीडियो रोकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, फिजिक्स का जो लेक्चर चल रहा था, फिजिक्स का जो वीडियो बनाए, कैसा लगा इसको देखिएगा, और देख के इसको अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।